Hi everybody, very warm welcome to our academy. I really hope that you people are fine, doing good. And in today's session, I am here with part 2. I know this was one of the most awaited videos. Part 1 आप लोग already देख चुके होंगे, and now we have the part 2 here in front of you. So part 2 basically ना, if I would brief you about it, हम लोग already इसका part 1 कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाइए इसकी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए. मैंने आपको बहुत डिटेल में क्या क्या कराया मैं आप लोगों को बता देती हूँ. फ्रेडरिक सोरियो का विजन ओके कि उन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई थी. ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. आई मेड यू पीपल अंडरस्टैंड अबाउट कि उनकी एक पेंटिंग का डिटेल, उनकी एक पेंटिंग का डिटेल पे एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. तो वो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ऑलरेडी आई हैव डन दैट. एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन किया था कि फ्रेंच के लोग या फ्रांस के लोग कैसे रेवोल्यूशनाइज हुए. उन्होंने कब अपना एक नया फ्लैग बनाया एंड इवेंचुअली उस फ्लैग का वो ट्राई कलर उन्होंने इनिशिएट करा. फादरलैंड, सिटीजन, इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात करा. अलॉन्ग विद दैट वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि कब फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी या फॉर दैट मैटर सॉवरेनिटी आ गई. एंड इवेंचुअली फिर नेपोलियन ने आके क्या किया, नेपोलियनिक सिविल कोड नेपोलियन ने जारी किया 1804 में, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. Along with that, we have also learned about making of the nationalism in Europe. तो हम लोगों ने nationalism in Europe के बारे में बात किया. स्पेसिफिकली इस पेज पे, इस पूरी स्लाइड पे हम लोगों ने ब्रिटेन के बारे में बात किया है कि कैसे ब्रिटेन के अंदर न्यू मिडिल क्लास स्टार्ट हुए. वो सब लोग आप देखेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव लर्नड अबाउट. एंड एट द सेम गिवन पॉइंट इन टाइम लिबरलिज्म. व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है, वर्ड लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, और उसके बाद हमने ज़ोल्वेरियन को भी डिटेल में डिस्कस किया है. तो ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में करवाया था. ये छोटा सा रिकैप है पिछली क्लास का जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है. तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले तो जाइए वो वीडियो देखिए. एंड नाउ लेट्स जस्ट बिगिन एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट कम्स विद न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850. अच्छा जी, तो पहले ना थोड़ी टाइमलाइन समझ लेते हैं. अगर आप देखो तो ये पेंटिंग कब आई बच्चा बारी? ये पेंटिंग आई 1848 के अंदर. ठीक है. इस पेंटिंग को तो चलो छोड़ ही दो. यहाँ पे आओ. पहले सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन. सबसे पहले क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. सो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. फिर उसके बाद 1804 में नेपोलियन आ गए फ्रांस के अंदर. ठीक है जी. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर इसी समय के दौरान ब्रिटेन के अंदर भी चेंजेस आने लग गए. ब्रिटेन के अंदर भी न्यू मिडिल क्लास आने लग गया और ब्रिटेन के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लग गया. ठीक है जी. इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ब्रिटेन के अंदर. उसके बाद क्या होता है कि अब 1815 से ना यूरोप के लोगों के अंदर कंजर्वेटिज्म की फीलिंग इनिशिएट होनी शुरू हो गई. लोगों के मन के अंदर कंजर्वेटिज्म जो है वो स्टार्ट हो. कंजर्वेटिज्म अगर मैं आपको टर्म समझाऊं कंजर्वेटिज्म, तो वो ऑर्थोडॉक्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है. ठीक है. सो कंजर्वेटिज्म टर्म जो है उसका हम लोग मतलब समझेंगे. सबसे पहले तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया? यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने ये करना शुरू कर दिया कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने बोला कि यार ये हमारा कल्चर है, इसको हम कैसे छोड़ दें, ये हमारी जड़ें हैं, इसको हम कैसे छोड़ दें. तो उन लोगों ने वो जड़ें पकड़ने की कोशिश करी. मतलब नॉट लिटरली जड़ें पकड़ने की कोशिश करी, मतलब कि उन्होंने अपना कल्चर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, अपने कल्चर को संभाल के रखने की कोशिश करी. उन्होंने कहा ये मॉडर्न वर्ल्ड नहीं आ सकता, ये कंजर्वेटिज्म ही चलेगा, हम अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ऐसा उनका कहना था. सो 1815 में क्या होता है? 1815 के अंदर यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. यूरोप की सरकार पगला चुकी थी कंजर्वेटिज्म के नाम पे. दे वर द वंस हु वर सेइंग कि भैया कंजर्वेटिज्म होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए. कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन मोनार्की. कंजर्वेटिव्स जो है वो लोग थे जो मोनार्की में बिलीव करते थे. क्योंकि यार पुरानों से ऐसा चला आ रहा है ना, बहुत पहले से ऐसा चला आ रहा है कि द राइट फॉर्म थ्रू विच हम कंट्री को गवर्न कर सकते हैं इस मोनार्की. ये तो अभी आया है ना, 100-200 साल पहले आया है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन उससे पहले क्या था? मोनार्की तो थी कि देयर वाज सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज्ड टू कंट्रोल द एंटायर कंट्री, या वन मोनार्क हु यूज्ड टू कंट्रोल द एंटायर कंट्री, है ना. तो ये जो कंजर्वेटिव लोग थे ना, यूरोप के कंजर्वेटिव लीडर्स थे, उनका ये कहना था कि भैया हमारा ओल्ड सिस्टम ही बेस्ट सिस्टम है, डेमोक्रेसी बेकार है, ओल्ड सिस्टम ही बेस्ट सिस्टम है, दैट इज द सिस्टम ऑफ मोनार्की. ठीक है. मतलब कि मोनार्क का स्टैंड होना चाहिए, मोनार्क शुड बी द रूलिंग एंटिटी
एंड हम सबको किसकी माननी चाहिए? चर्च की माननी चाहिए। चर्च इज सुप्रीम, ऐसा यूरोपियंस का कहना था। सोशल हायरार्की, जैसे हमारी कंट्री में सोशल हायरार्की थी, हिंदूज में कितनी बड़ी हायरार्की थी, जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्यास, शूद्रास, ये सोशल हायरार्की। वैसे यहाँ पे जो सोशल हायरार्की है, इनका कहना था कि वो सोशल हायरार्की जरूरी है, वो सोशल हायरार्की को मेंटेन करके चलना चाहिए। वो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, वो सोशल हायरार्की को मेंटेन करके चलना चाहिए, ऐसा इनकी सरकारों का कहना था। कब? 1805 में, जब इन्होंने 1815 में जब इन्होंने मोनार्की स्टैब्लिश करने की बात करी, जब इन्होंने चर्च सुप्रीमेसी की बात करी, और साथ ही साथ इन्होंने सोशल हायरार्कीज की बात करी। ठीक है, एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, प्रॉपर्टी एंड फैमिली को, सोशल हायरार्की को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। भैया वही पुराने ख्यालात, तो वो पुराने ख्यालात उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे यूरोप के लोगों के लिए। अभी हमें कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना, बिकॉज आज यूरोप ने कितनी तरक्की कर ली है, आज यूरोप इन ऑर्थोडॉक्स चीजों में नहीं मानता है, बट एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम 1815 के टाइम पे एक वेव चला, जहां पे सारी सरकार, यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी, उसमें जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, वहां पे उनको कंजर्वेटिज्म का एक बीमारी चढ़ गई थी, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, सो द मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड द सर्फडम could strengthen the autocratic monarchies of Europe। ठीक है जी, तो जो ये मॉडर्न आर्मी थी और जो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, डायनामिक इकोनॉमी, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, साथ ही साथ सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो ये सारे फैक्टर्स थे, ऑल ऑफ दीज वर द फैक्टर्स टू स्ट्रेंथन monarchy in Europe। क्लियर है जी सब लोगों को? सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। उसके बाद क्या होता है, दैट 1815 में व्हाट हैपेंस इज, लाइक 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स। अच्छा, अब ना यूरोप के रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब क्या? यूरोप की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज। ठीक है, सो जो यूरोप की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी ना, जैसे ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, प्रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, मेट इन वियना। ये लोग आपस में एक दूसरे को मिले वियना के अंदर। वियना इज इन ऑस्ट्रिया, वियना इज इन ऑस्ट्रिया। तो वियना ऑस्ट्रिया में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के लीडर्स मिले टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। उनको एक सेटलमेंट करनी थी यूरोप की। ठीक है, द बोर्बन डायनेस्टी के बारे में आपने सुना होगा, बोर्बन बिस्किट नहीं, बोर्बन डायनेस्टी was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon। तो जो बोर्बन डायनेस्टी थी ना, वो उसने पावर रिस्टोर कर ली थी, मतलब कि वो पावर में आ गया था दोबारा से यूरोप के अंदर बोर्बन डायनेस्टी फिर से पावर में आ गया था, एंड फ्रांस ने अपनी सारी टेरिटरीज गवा दी थी। वो टेरिटरीज जो फ्रांस ने नेपोलियन के अंडर वापस रिवाइव करी थी, वो सारी टेरिटरीज फ्रांस ने गवा दी थी बाय टू बोर्बन डायनेस्टी। ठीक है, एंड इट हैड इनैक्स्ड अंडर नेपोलियन। जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर फ्रांस ने इनैक्स करी थी, अपने अंडर करी थी, वो सारी डायनेस्टीज बोर्बन डायनेस्टी लेके, वो सारी एरियाज, वो सारे चीजें बोर्बन डायनेस्टी लेके चली गई। ठीक है जी, द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो जो सबसे बड़ा इशू था ना उस गिवन पॉइंट इन टाइम पे, मेजर इशू जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, लिबरल नेशनलिस्ट मतलब कौन, मैंने पिछली वीडियो में बताया, लिबरल नेशनलिस्ट वाला मतलब वो लोग जो फ्रीडम में विश्वास करते हैं, जो सिटीजन्स की फ्रीडम में विश्वास करते हैं। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे ना, वो बैठ के डिस्कस करते थे कि भैया फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों नहीं है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या होता है? मीडिया की फ्रीडम क्यों नहीं है? वाई मीडिया इज नॉट फ्री। हमारे देश के अंदर हम जो चाहे वो छाप क्यों नहीं सकते हैं? हम लोगों के मन में वही क्यों लोग पढ़ते हैं, वही क्यों लोग सुनते हैं जो सरकार बताना चाहती है। ठीक है, तो ये सारे डिस्कशंस होने शुरू हो गए 1815 में। कौन से डिस्कशंस, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 1815 में वियना के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पे ब्रिटेन, रशिया और प्रशिया और ऑस्ट्रिया के लोग मिलते हैं, बैठते हैं, लीडर्स मिलते हैं, और वो यूरोप की सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यूरोप जो है वो अब दोबारा से बोर्बन डायनेस्टी के अंदर आ गया था। जो सारे एरियाज पहले फ्रांस के नेपोलियन ने कैप्चर करे थे, वो सारे के सारे एरियाज अब बोर्बन डायनेस्टी के अंदर चले गए थे।
सो बॉर्बन डायनेस्टी ने अपनी पावर रिस्टोर कर ली थी एंड फ्रांस ने सारी टेरिटरीज गवा दी थी जो उसने नेपोलियन के अंडर कैप्चर करी थी. द मेजर इश्यूज टेकन अप, एक मिनट यार, सो द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट. अब जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ना यूरोप के, उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को. उन्होंने कहा कि भैया ये नया कंजर्वेटिव ऑर्डर कितना खराब है. उन्होंने बोला कि ये नए कंजर्वेटिव ऑर्डर में जो मोनार्क कहता है, जो चर्च कहता है, या जो तुम्हारी सोशल हायरार्कीज कहती हैं वही छपता है, वही लोग पढ़ते हैं, वही लोगों की मेंटालिटी बन जाती है. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस ही नहीं है. लिबरल नेशनलिस्ट ने न्यू कंजर्वेटिज्म को अपोज करने की कोशिश करी, क्योंकि बेटा देखो न्यू कंजर्वेटिज्म एंड लिबरलिज्म दोनों बहुत डिफरेंट फिनोमेना है. लिबरलिज्म बात करता है फ्रीडम के बारे में. लिबरलिज्म बात करता है कि जितनी भी चीजें या जितने भी फैक्टर्स हम लोगों को रोक के रख रहे हैं ना डेवलपमेंट से, उसको हटा दिया जाए. एंड कंजर्वेटिज्म ऑन दी अदर हैंड बात करता है कि भैया हमें पुराने मेथड्स ही बहुत अच्छे लगते हैं. वो बात करता है कि यार हमारा जो मोनार्क है, हमारा जो लॉर्ड है, हमारा जो चर्च है, हमारे जो क्राइस्ट हैं, उन्हीं के ऑर्डर पे हम चलेंगे. हम पुराने हैं तो पुराने ही सही, बट हम उन्हीं के ऑर्डर पे चलेंगे. तो ये दोनों बहुत ही, ये डेवलपमेंट के बारे में, ऊंचाइयों के बारे में बात करता है लिबरलिज्म. कंजर्वेटिज्म टॉक्स अबाउट कि पहले के कल्चर्स को कैसे हम प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों आइडियोलॉजीज बहुत ही डिफरेंट तरीके की आइडियोलॉजीज थी. इसीलिए लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने कंजर्वेटिस्ट लोगों को अपोज करना स्टार्ट करा, और लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने बोला कि भैया फ्रीडम ऑफ प्रेस तो है ही नहीं. समझ में आ रहा है? Are you getting what I'm trying to say? So ये चीजें शुरू हुई. उसके बाद क्या होता है, कंजर्वेटिज्म की वेव बढ़ती ही चली गई. कंजर्वेटिज्म जो है वो पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया. एंड कौन रूल कर रहा था यूरोप को? नेपोलियन नहीं रूल कर रहा था, बॉर्बन डायनेस्टी के अंडर आ गया था यूरोप. द रेवोल्यूशनरीज के बारे में अब हम बात करते हैं, वो लोग जो कंजर्वेटिज्म के खिलाफ लड़े यूरोप में. ठीक है जी. सो 1815 अ सीक्रेट सोसाइटी वर फॉर्म्ड इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स. बड़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म हुई यूरोपियन स्टेट्स के अंदर. कब हुई? 1815 में. 1815 में काफी सारी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म हुई टू ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज. अब ये सोसाइटीज क्या करती थी? ये सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं वो रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करती थी कि भैया हमें ऐसे प्रोटेस्ट करना है, हमें ये वाली मांगे ऊपर रखनी है, हमें सरकार से ऐसे बात करनी है, कई सरकार हमें अपनी बातों में उलझा ना ले, हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है. ये सारी चीजें सीक्रेट सोसाइटी बताती थी एंड ट्रेन करती थी रेवोल्यूशनरीज को. रेवोल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी लोग. ठीक है, हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी समझा दिया. द वंस हु वांट टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी. ओके, सो रेवोल्यूशनरी अपोज्ड मोनार्कियल फॉर्म्स. रेवोल्यूशनरीज जो है वो क्या अपोज करते थे? वो कहते थे भैया मोनार्की शोनार्की बंद करो, अब डेमोक्रेसी का जमाना है. ठीक है, तो वो लोग कहते थे, वो दे यूज्ड टू अपोज मोनार्की, वो मोनार्की को अपोज करते थे. फाइट फॉर लिबर्टी, वो लिबर्टी के खिलाफ फाइट, लिबर्टी के लिए फाइट करते थे, फ्रीडम के लिए फाइट करते थे. ठीक है, एंड सो बेसिकली जो रेवोल्यूशनरीज थे वो कंजर्वेटिज्म के खिलाफ थे. अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये लड़ाई किसके बीच में चल रही थी? ये जो लड़ाई है आपकी वो चल रही थी बिटवीन द लिबरल नेशनलिस्ट वर्सेस योर कंजर्वेटिस्ट. ठीक है जी, तो ये इन लोगों के बीच की लड़ाई चल रही थी. इफ आई ब्रीफ यू अबाउट इट. ठीक है, जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे वो कह रहे थे कि मोनार्की हट जानी चाहिए, लोगों के पास पूरा का पूरा राइट होना चाहिए खुद से गवर्न होने का. एंड एट द सेम टाइम दे फॉट फॉर लिबर्टी, लिबर्टी के लिए लड़े और फ्रीडम के लिए लड़े. एंड कंजर्वेटिव्स तो आपको पता ही है क्या कहते थे कि भैया ओल्ड स्ट्रक्चर ही बेस्ट स्ट्रक्चर है. उनके हिसाब से मोनार्की, चर्च, दे आर द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. एक मिनट. ऑलराइट, उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड द इटालियन, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे ना. दिस इज ऑल्सो फेडरिक सोरियो, बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे ये इटालियन रेफ्यूजी कह रही हूँ, इटालियन रेवोल्यूशनरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था ग्यूसेप्पे मस्सीनी. ठीक है,
Giuseppe Mazzini जो है, या Giuseppe Mazzini, whatever you want to call, was born in Genoa. ठीक है, ये कहाँ पे born हुए थे? He was born in Genoa. कौन? Giuseppe या Giuseppe Mazzini was born in Genoa in 1807 and founded two more underground societies. So जो Giuseppe Mazzini है, जैसे सीक्रेट सोसाइटीज बनी थी, उसमें से दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज एक इटालियन रेवोल्यूशनरी ग्यूसेप्पे मसीनी ने फॉर्म करी थी. ठीक है जी. एंड ये सोसाइटीज, फर्स्ट यंग इटली इन मर्सेल्स, सबसे पहली जो सोसाइटी थी उसका क्या नाम था? सबसे पहली सोसाइटी दैट वाज फॉर्म्ड बाय ग्यूसेप्पे मसीनी वाज यंग इटली. Young Italy was the first secret society, underground society that was formed by Giuseppe Mazzini in Marseilles, और Marseilles में इसको फॉर्म किया गया था. ठीक है, याद रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और सेकेंड सोसाइटी वाज यंग यूरोप. क्योंकि ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, तो इन्होंने इटली के लिए रेवोल्यूशन लाने की बात करी. तो इन्होंने इटली के लिए एक यंग इटली, एक अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी. और उसके बाद पूरे यूरोप में भी ये रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने एक यंग यूरोप नाम की भी एक अंडरग्राउंड सोसाइटी फॉर्म करी. सो सेकेंडली ही फाउंडेड यंग यूरोप, जो बर्नी के अंदर थी. यंग इटली दैट वाज इन मर्सेल्स, एंड एक यंग यूरोप दैट वाज इन बर्नी, हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मेन. और ये जो अंडरग्राउंड सोसाइटी थी ना, उसमें एक तरह के सोचने वाले, एक तरीके के आइडियोलॉजी वाले यंग मेन थे. ठीक है, फ्रॉम पोलैंड, जो पोलैंड से थे, फ्रांस से थे, इटली से थे, जर्मन से थे. सो इन सारी स्टेट से यंग इटली और यंग यूरोप के लोग थे. क्लियर है सब लोगों को? एनीबडी हु इज हैविंग एनी डाउट? आई जस्ट रीकैप इट वंस फॉर यू पीपल. सो देयर वाज अ वॉर, देयर वाज अ प्रोटेस्ट, एक बड़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म हुई, क्योंकि सीक्रेटली इन सोसाइटीज को फॉर्म करना पड़ा ना यार, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो तो कंजर्वेटिज्म का झंडा लहरा रही थी. सो इवेंचुअली हम लोगों को किसको फेवर करना पड़ा? हम लोगों को क्या करना पड़ा? हम लोग मतलब इन लोगों को क्या करना पड़ा? इन लोगों को क्या करना पड़ा कि इन लोगों को लिबरलिज्म को इनिशिएट करने के लिए, इन लोगों को 1815 में सीक्रेट सोसाइटीज बनानी पड़ी, जो बात करती थी कि कैसे हम मोनार्की को हटा सकते हैं, कैसे हम फ्रीडम के लिए और लिबर्टी के लिए लड़ सकते हैं. ठीक है, उसी में एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था ग्यूसेप्पे मसीनी. ही वाज बोर्न इन 1807 एंड इन्होंने भी एक दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज फॉर्म करी. सबसे पहली वाज यंग इटली दैट वाज फॉर्म्ड इन मर्सेल्स, इटली के लोगों के लिए, इटली में रेवोल्यूशन लाने के लिए, और एक पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन लाने के लिए इन्होंने यंग यूरोप फॉर्म करी इन बर्नी. और इन दोनों सोसाइटीज के मेंबर्स जर्मनी से थे, फ्रांस से थे, इटली से थे एंड पोलैंड से थे. क्लियर है सब लोगों को? एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट, यू गाइस कैन कमेंट डाउन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो ये रेवोल्यूशनरी शुड बी क्लियर विद एवरीवन. द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज 1830s to 1848. अब आपको पता चल गया कि कंजर्वेटिस्ट मतलब गवर्नमेंट चाहती थी कंजर्वेटिज्म और लोग चाहते थे नेशनलिस्ट लिबरलिज्म. ठीक है जी. सो अब जो लोग थे, जो नेशनलिस्ट लिबरलिज्म चाहते थे, वो अपने आप को क्या बुलाते थे? रेवोल्यूशनरी बुलाते थे, क्रांतिकारी बुलाते थे, एक बड़ा बदलाव लाने वाले लोग बुलाते थे. ठीक है जी. सो इन जुलाई 1930 क्या होता है? जुलाई 1930 अब बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी, सबको पता है ये चीज. तो जो बर्बन किंग्स थे ना, वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज. हाउ कूल, नो? कितना सही हो गया देखो. नाउ द बर्बन डायनेस्टी जो कंजर्वेटिज्म का झंडा लहरा रही थी, अब उसको ओवरथ्रो कर दिया किसने? लिबरल कंजर्वेटिव्स ने. ठीक है जी. सो नाउ द बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई थी बर्बन डायनेस्टी के अंदर, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया विद लुइस फिलिप एज इट्स हेड. और लुइस फिलिप उस टाइम पे बर्बन डायनेस्टी के लीडर थे, उनको भी ओवरथ्रो कर दिया गया. ठीक है. उसके बाद द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स इज इन बेल्जियम बाय द वे, फॉर द वंस हु डोंट नो. सो जुलाई रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. अब इस जुलाई रेवोल्यूशन में क्या होता है? नाउ दिस जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल व्हिच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम.
लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जुलाई रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इस जुलाई रेवोल्यूशन में क्या होता है कि एक अपराइजिंग होती है, लोग भड़क जाते हैं इस रेवोल्यूशन में। ये रेवोल्यूशन बेल्जियम ब्रुसेल्स, मतलब बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पे होता है, ठीक है, विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। मतलब लोग जो है, जो बेल्जियम के जो लोग हैं, उन लोगों को यूनाइटेड किंगडम एज अ कंट्री पसंद नहीं आ रही थी। पहले बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम एक ही हुआ करते थे। फिर उसके बाद जो ब्रुसेल्स के लोग थे, उन्होंने डिमांड करनी शुरू करी कि भैया हमें यूनाइटेड किंगडम से अलग एक कंट्री चाहिए। तो वो जुलाई रेवोल्यूशन लेके आए, और इस जुलाई रेवोल्यूशन में वो लोग यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गए, यूके से अलग हो गए, ठीक है जी। सो जुलाई रेवोल्यूशन आया, दैट स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल, जहाँ पे लोग जो ब्रुसेल्स के थे वो परेशान हो चुके थे यूनाइटेड किंगडम के रूल से, एंड उन्होंने कहा भैया हमें एक अलग कंट्री चाहिए ऑल टुगेदर, एंड दैट इज हाउ बेल्जियम बना, एंड वो ब्रेक हुआ यूनाइटेड किंगडम से ऑफ द नीदरलैंड्स, ठीक है जी। एंड इन 1821 ग्रीक्स स्ट्रगल्ड फॉर इंडिपेंडेंस, और 1821 के अंदर ग्रीक्स भी स्ट्रगल कर रहे थे कि हमको भी आज़ादी चाहिए, हमें भी अपनी एक अलग कंट्री चाहिए ऑल टुगेदर, राइट। सो दिस इज व्हाट दैट एक्चुअली हैपेंड। उसके बाद क्या होता है, नाउ वी गोना टॉक अबाउट व्हाट, अब ये सारी रेवोल्यूशंस हैं जिसके बारे में हमने बात करी, ठीक है। वो रेवोल्यूशंस तुमको पता होनी चाहिए। पहले बर्बन डायनेस्टी को डिफीट किया गया, फिर यूनाइटेड किंगडम से ब्रुसेल्स बेल्जियम अलग हो गया, एंड ग्रीक्स वर आल्सो फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस। Now what we're going to talk about? Now we're going to talk about romantic imagination and national feeling. Okay, romantic imagination and national feeling, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। So culture played an important role in creating the ideas of nation. कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसका जैसा कल्चर होगा वो वैसे ही ढल जाएगा। जिसने शुरुआत से जो चीज़ देखी होगी, जो फेस्टिवल्स मनाए होंगे, जो कल्चर को फॉलो किया होगा, जिस ट्रेडिशन के, जिस रिलीजन का होगा, वही कल्चर आगे बढ़ता जाएगा। सो इवेंचुअली कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग द आइडियाज ऑफ नेशन। कल्चर से ही नेशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है जी। एंड आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, हर कंट्री का अलग अलग होता है। आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है रशिया से, हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है यूरोपियन से, हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है अफ्रीका से, राइट। हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, राइट। तो हर कोई अपने कल्चर, अपने म्यूजिक, अपना आर्ट, अपनी पोएट्री, इससे अपने आप को अलग, डिस्टिंक्ट मानता है, एंड हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग। तो यहाँ पे भी यही हुआ। यूरोप में भी लोगों ने अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को कैसे गवर्नमेंट के सामने रखा? थ्रू आर्ट, थ्रू कल्चर, थ्रू पोएट्री, थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, स्टोरीज, इसके थ्रू, म्यूजिक के थ्रू उन्होंने एक्सप्रेस करे कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए, उनको अलग अलग नेशंस फॉर्म करने हैं। कुछ डिमांड कर रहे थे, जैसे ग्रीक्स जो है वो डिमांड कर रहे थे कि उनको एक अलग कंट्री चाहिए, ठीक है, ऑल टुगेदर। सो वैसे इन लोगों ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड किसके थ्रू करी? स्टोरीज, आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक। अब जैसे हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी ब्रिटिशर्स से, हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस चाहिए थी ब्रिटिशर्स से, आप कितनी स्टोरीज, कितनी मूवीज, कितने म्यूजिक्स देख लो जो हम लोगों ने लगाए ताकि हम ब्रिटिशर्स को कन्विंस कर सके कि भैया हमारा पीछा छोड़िए और जाइए। तो वैसे इन लोगों ने भी अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करी इन सारी चीजों के थ्रू, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है दैट इन सारी चीजों को हम रोमांटिसिज्म में लेके आते हैं। ये सारी चीजें जिससे आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको हम रोमांटिसिज्म में लेके आ रहे हैं, ऑलराइट। सो रोमांटिसिज्म एक कल्चर है, एक कल्चरल मूवमेंट है। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट होता है जिसमें लोग अपने आर्ट, अपनी पोएट्री, अपने म्यूजिक के थ्रू जनता को, गवर्नमेंट को बताते हैं कि उनको क्या चाहिए। ओके, सो रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट होती है विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। जैसे यार अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे देशभक्ति के गाने, ओ माय गॉड, गूज बम्स आ जाते हैं वो गाने सुनकर, तो वो भी एक रोमांटिसिज्म का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उससे एक नेशनलिस्ट फीलिंग आपके मन में जाग रही है, उससे आपके मन में जाग रहा है कि भैया हमें अपना देश सबसे प्यारा है। इतना हमें कभी पेट्रियोटिक फील होता ही नहीं है जितना हमें रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे फील होता है, राइट। सो यहाँ पे भी वही सीन है दैट रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है दैट सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर उजागर करती है। अरे यार, ठीक है जी। एंड लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स।
नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने के लिए, राइट? उसके बाद रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। कैन यू इमेजिन, पूरे यूरोप पे रशिया की लैंग्वेज इम्पोज कर दी गई थी इन 1831। ये तो वही चीज होगी ना कि हमने हिंदी साउथ इंडिया में इम्पोज कर दी, या हमने हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान में इम्पोज कर दी। उनको लगेगा भाई हम फालतू थोड़ी बैठे, हम उर्दू बोलेंगे, हम हिंदी क्यों बोलेंगे? सो इवेंचुअली रशिया लैंग्वेज जो है, रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर इन 1831। एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल, और एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ रशियन रूल के खिलाफ। आर्म्ड रिबेलियन मतलब लोग तो अब इरिटेट होंगे, लोगों को लगेगा भैया हमारी लैंग्वेज। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? पीपल आर वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू देयर लैंग्वेज, पीपल आर वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, देयर फेस्टिवल्स, राइट? सो अब जब रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया, लोगों के मन में देयर वाज अनदर लेवल फीलिंग, राइट? सो उन्होंने क्या करना शुरू करा? उन्होंने एक आर्म्ड रिबेलियन करना शुरू करा, मतलब उन लोगों ने हथियार उठा लिए, ठीक है? उन लोगों ने हथियार उठा लिए और उन्होंने सरकार के खिलाफ, जिसने रशियन गवर्नमेंट को या रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया है, उसके अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिया, एंड विच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। लेकिन वो कितना ही चल पाते, एंड सरकार ने उस रिबेलियन को सप्रेस कर दिया, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंड। जस्ट अ मिनट। क्लियर है सब लोगों को? एनीबडी हु इज हैविंग एनी डाउट इसके अंदर? इफ देयर इज एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट इन एज ऑफ रेवोल्यूशंस, क्या क्या रेवोल्यूशंस हुए वो आपको पता होने चाहिए। सारे रेवोल्यूशंस लिस्टेड डाउन है, यू शुड बी नोइंग ईच वन ऑफ देम। Now let's move forward and let's just talk about hunger, hardship and popular revolt. अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया यार, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। सो यूरोप फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप। देखो, यूरोप इकोनॉमिकली भी सफर कर रहा था इस समय के दौरान, पॉलिटिकली भी सफर कर रहा था। इकोनॉमिकली मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे, पॉलिटिकली आपको पता चल गया कि भैया राइट टू वोट नहीं मिल रहा था किसी को, सिर्फ प्रॉपर्टी ओन्ड मेन को यूरोप में राइट टू वोट था। कल्चरली भी सफर कर रहा था क्योंकि रशियन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज इंपोज कर दिया गया था। अब इकोनॉमिकली पढ़ते हैं कि इकोनॉमिकली रशिया में क्या क्या हार्डशिप्स आई। रशिया की इकोनॉमी खत्म होने को आ रही थी। सो यूरोप की इकोनॉमी खत्म होने को आ रही थी। सो यूरोप फेस्ड एन इकोनॉमिक हार्डशिप इन 1830s, ठीक है? द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब क्या? मतलब 1850s या उससे पहले के टाइम पे saw an enormous increase in the population। भैया पॉपुलेशन बढ़, आज सबसे बड़ी बात है यार, जिस देश की ज्यादा पॉपुलेशन है ना, वो देश बहुत ही लिमिटेड ग्रो कर सकता है। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा देश है, राइट? सो इवेंचुअली यहाँ पे भी यही हुआ। यहाँ पे 1800 से 1850s तक पॉपुलेशन काफी ज्यादा राइज कर गई, अनप्रेसिडेंटेड रेट पे राइज कर गई। एंड जब पॉपुलेशन राइज करेगी और सामान उतना ही है, हमारे पास लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन सारा सामान कंज्यूम करेगी एंड इवेंचुअली सामान कम हो जाएगा, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और लोग ज्यादा हो जाएंगे। ओके, देयर विल बी मोर माउथ्स टू फीड एंड देयर विल बी लेस रिसोर्सेज टू ग्रांट, राइट? सो क्या हुआ दैट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप हो गया। कोई एक पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के अंदर नहीं, ऑल ओवर द यूरोप राइज ऑफ पॉपुलेशन हुआ। द राइज ऑफ फूड प्राइस। अब यार जैसे सीधी सी बात है ना यार, ये तो एक सिंपल इकोनॉमी है कि भैया तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब डिमांड ज्यादा है। अगर मान लो हमारे पास 4 एप्पल है, 10 खाने वाले लोग हैं, तो हम उस 4 एप्पल की कीमत बढ़ाएंगे ही ना, ठीक है? ताकि जो सबसे ज्यादा पैसा दे सके वही उस एप्पल को कंज्यूम करे। तो उस 10 में से सिर्फ 4 लोग ही उस एप्पल को कंज्यूम कर पाएंगे, 6 जो ज्यादा दे सकते हैं पैसा, और जो लोअर क्लास पीपल हैं, जो फॉर दैट मैटर जिनके पास पैसा नहीं है, वो तो दे आर द वंस जो भूखे रह जाएंगे। सो इवेंचुअली यही हुआ, फूड प्राइसेस के प्राइस राइज हुए क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी, और अ ईयर एंड बैड हार्वेस्ट भी हो गया ऊपर से। इमेजिन जो इंडिया का हाल था ना 1960s-70s में, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, वो हाल यूरोप का 1830s में था। ऐसा नहीं है कि यूरोप या यूएसए एकदम से रिच हो गए, अल्ट्रा रिच हो गए, नहीं, इन लोगों ने भी हार्डशिप झेली है। जैसे इंडिया ने ये हार्डशिप झेली है, ऐसे इन लोगों ने भी झेली है। बस बात ये है कि इन लोगों ने बहुत पहले झेल ली, सो नाउ दे आर हैविंग अ गुड टाइम, बट हम अभी हमारी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, ठीक है? सो इसी टाइम पे बैड हार्वेस्ट भी हो गया, ठीक है? मतलब ड्रॉट आ गया होगा, या फॉर दैट मैटर सूखा पड़ गया होगा, बारिश नहीं होगी, व्हाटएवर।
that led to widespread poverty. लोगों के पास जब खाने को कुछ नहीं है, भुखमरी फैल गई, तो ऑब्वियसली पावर्टी तो हो गई टाउन के अंदर, कंट्री के अंदर. एंड इन 1848 फूड शॉर्टेजेस और ज्यादा पीक पे आ गए एंड वाइडस्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई. ठीक है. एंड ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स. एंड पेरिस, वो जो आज इतना स्पेक्टैक्युलर दिखता है हम लोगों को, उस पेरिस में लोग रोड्स पे आना शुरू कर दिए. एंड इवेंचुअली उस पेरिस के अंदर इतनी ज्यादा पावर्टी हो गई थी. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग ड्यू टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन, ड्यू टू द राइज ऑफ पॉपुलेशन. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें होती हैं. I really hope that this is clear with everyone. Hardships, hunger, hardship and popular revolt is clear. Anyone who's having any doubt, if you people have any doubt, do comment down in the comment section. आज हमने आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है. आज हम लोगों ने ये इकोनॉमिक क्राइसिस डिस्कस किया. आज हम लोगों ने एज ऑफ रेवोल्यूशंस डिस्कस किया, कैसे कैसे रेवोल्यूशंस हुए. ठीक है. कौन कौन से रेवोल्यूशंस, देखो मैं बताती हूँ. सबसे पहला रेवोल्यूशन वाज 1930s वाला रेवोल्यूशन. तो ये लुई फिलिप को जो हमने डीथ्रोन किया, वो वाला रेवोल्यूशन. जुलाई रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, सॉरी, फर्स्ट दूसरा रेवोल्यूशन है, उसके बाद सेकंड रेवोल्यूशन इज जुलाई रेवोल्यूशन. जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि तुम्हारा जो बेल्जियम है वो यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया. राइट. और उसके बाद फिर तीसरा रेवोल्यूशन ग्रीक्स का रेवोल्यूशन था, क्योंकि इनको भी यूनाइटेड किंगडम से आजादी चाहिए थी. उसके बाद चौथे तरीके का रेवोल्यूशन वाज रोमांटिसिज्म वाला रेवोल्यूशन. लोगों ने पोएम्स, आर्ट, इन सारी चीजों के थ्रू नेशनलिज्म डिमांड करने की कोशिश करी. एंड पांचवा रेवोल्यूशन वाज कि जब रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ यूरोप, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से लोगों ने आर्म्ड रिबिलियन करना शुरू करा. जब लोग रोड पे उतरे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, तो गवर्नमेंट ने उनका प्रोटेस्ट दबा दिया. तो ये सारे रेवोल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. उसके बाद रेवोल्यूशनरीज, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया. रेवोल्यूशनरीज में प्लीज जियोसेप्पे मसीनी, वेरी इंपॉर्टेंट इटालियन थिंकर, सीक्रेट सोसाइटी, सब पता होना चाहिए आप लोगों को. उसके बाद कंजर्वेटिज्म, क्या गवर्नमेंट क्या कहती थी, गवर्नमेंट कंजर्वेटिज्म में बिलीव करती थी. गवर्नमेंट जो है वो चर्च की इंपॉर्टेंस में बिलीव करती थी, सोशल हायरार्कीज में बिलीव करती थी, मोनार्की में बिलीव करती थी. ऑन दी अदर हैंड लिबरल नेशनलिस्ट लोग जो है वो न्यू कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे. तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया है. अगली क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. लिबरल्स का रेवोल्यूशन कैसे हुआ, लिबरल्स ने अपना रेवोल्यूशन किया कंजर्वेटिज्म के खिलाफ, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. प्लीज कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो. एंड डू लेट मी नो देयर इज एनी डाउट. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए. डू मेक श्योर दैट पीपल आर लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड एट द सेम गिवन पॉइंट इन टाइम जो है आगे भी शेयर करते रहना यार इस वीडियो को. एंड इफ देयर इज एनी डाउट I'm there anytime, do comment down and let me know. And साथ ही साथ मुझे ये भी प्लीज अपडेट कर दीजिएगा कि अगर if you want MCQs of these sessions, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी. Bye bye, take care, thank you and have a great day. Thank you so much everyone.